नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खाजू वाला की कॉकटेल में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को राजस्थान बोर्ड कक्षा 12वीं में फिजिक्स भौतिक विज्ञान के कुछ ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न बताऊंगा जिनके आने का चांस आपकी भौतिक विज्ञान की बोर्ड परीक्षा में बहुत बहुत ज़्यादा है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं हमारे इस पेपर को। दोस्तों, तो जैसा कि आप ऊपर स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसमें आपको बताया गया है क्लास 12 और दोस्तों इस पेपर का जो सब्जेक्ट है वो है फिजिक्स। तो चलिए देखते हैं इस पेपर का खंड अ। तो दोस्तों आपको खंड ए में जो पहला प्रश्न है इसमें आपको बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे। यानी कि दोस्तों आपको प्रश्न के अंदर 4 ऑप्शन दिए होंगे A, B, C, D। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। दोस्तों, तो चलिए अब हम देखते हैं हमारा पहला बहुविकल्पीय प्रश्न। इसमें आपको कहा है विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल आघूर्ण का मान अधिकतम होने के लिए P सदिश तथा E सदिश के मध्य कोण कितना होना चाहिए। यानी कि दोस्तों आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। देखिए, आपके पास में कोई प्लस आवेश है, आपके पास में कोई माइनस आवेश है। दोस्तों मान लेते हैं दोनों आवेशों के मध्य दूरी कितनी है, r दूरी है, ठीक है। तो दोस्तों हमारे पास में ये पूरा का पूरा जो सिस्टम बना है ना, इसे हम बोलेंगे विद्युत द्विध्रुव, ठीक है ना। इसे हम क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे विद्युत द्विध्रुव। तो विद्युत द्विध्रुव पर जो बल आघूर्ण का मान अधिकतम कब होगा, ठीक है, ये आपको बताना है। यहाँ पे P सदिश और E सदिश के मध्य कोण कितना होना चाहिए बल आघूर्ण मैक्सिमम करने के लिए। तो 0 डिग्री होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, 45 डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। जल्दी से दोस्तों इसका करेक्ट आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। तो चलिए नीचे देखते हैं दूसरा प्रश्न, ठीक है ना। इसमें आपको कहा है परिपथ ए और बी के मध्य तुल्य धारिता होगी, ठीक है ना। जो आपको यहाँ पर डायग्राम दिया है इसमें आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है और आपको बताना है कि तुल्य धारिता है वो कितनी होने वाली है। तो आपको 10 माइक्रोफेराड, 65.66 माइक्रोफेराड, 0.1 माइक्रोफेराड और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारे पास में पूरा का पूरा पेपर रहने वाला है। दोस्तों मुझे पूरी आशा है कि आपको ये पेपर आपके बोर्ड के पेपर में देखने को मिलेगा। इसके काफ़ी क्वेश्चन आएंगे, इतना मैं आपको कह सकता हूँ। दोस्तों, तो अब आप आगे देख सकते हैं हमारे पास में तीसरा जो प्रश्न है वो आता है। इसमें आपको एक चित्र दिया गया है, तो इसमें आपको बताना है कि I का मान कितना होगा। तो दोस्तों जैसे कि आप सब जानते हैं कि किरचॉफ का एक नियम है, यानी कि जितनी धारा आती है उतनी धारा ही चली जाती है। तो यहाँ पर 4 एम्पियर धारा इधर आ रही है, 5 एम्पियर इधर आ रही है, 2 एम्पियर इधर आ रही है और 4 एम्पियर इधर जा रही है, ठीक है ना। तो 5 + 2 कितने हो गए यहाँ पे 7, और 4 इधर आ रही है वो कितने हो गए, फिर यहाँ पे हो गए 4, 7 + 4 कितने होते हैं 11। दोस्तों 11 में से यहाँ पे 4 गई है, ठीक है ना। 11 में से 4 गई है तो मतलब कितने बचे, 7 ही बचे ना यहाँ पे। तो यहाँ पर 7 एम्पियर आएगा मेरे हिसाब से। तो दोस्तों यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। वैसे दोस्तों आप मेरे से ज़्यादा समझदार हैं, जल्दी से इसका करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। तो आगे आप देखिए चौथा प्रश्न। इसमें आपको कहा है किसी चल कुंडली धारामापी को वोल्ट मीटर में रूपांतरित किया जा सकता है। तो कैसे किया जा सकता है, श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़कर, श्रेणी क्रम में अल्प प्रतिरोध जोड़कर, समांतर क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़कर या समांतर क्रम में अल्प प्रतिरोध जोड़कर। तो आपके पास में 4 ऑप्शन है, इनमें से करेक्ट आंसर बताइए कि कौन सा है। चलिए अब नीचे चलते हैं। तो दोस्तों आपको यहाँ पर 5वां प्रश्न दिया गया है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान केवल निर्भर किस पर करता है। तो चालक के प्रतिरोध पर, चुम्बकीय क्षेत्र के मान पर, चुम्बकीय क्षेत्र की दिशा के सापेक्ष चालक के झुकाव पर, या संबंध चुम्बकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर पर। तो आपको फिर से यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जल्दी से दोस्तों इसका करेक्ट आंसर मुझे बताइए। चलिए अब आगे देख लेते हैं। तो दोस्तों आगे हमारे पास में छठा प्रश्न आता है। इसमें आपको कहा है देहली आवर्ती से अधिक आवर्ती के प्रकाश के लिए प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रयोग में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो किसके समानुपाती होती है। तो देखिए गतिज ऊर्जा के, स्थितिज ऊर्जा के, या आपतित प्रकाश की आवृत्ति के, या धातु पर आपतित फोटोन की संख्या के। तो दोस्तों इसका भी मेरे को करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। दोस्तों मैं आंसर आपको इसलिए नहीं बता रहा था कि मैं देखना चाहता हूँ कि कौन सा विद्यार्थी होशियार है, किसकी तैयारी फिजिक्स में अच्छी है। दोस्तों तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। हमारे पास में अब इस पेपर का 7वां प्रश्न आता है। इसमें आपको कहा है नाभिक। नाभिक किसका दोस्तों, जिंक का। तो दोस्तों आप सब जानते हैं कि आवर्त सारणी में जो जिंक है वो हमारे पास में डी ब्लॉक का तत्व है। और दोस्तों इसकी जो परमाणु संख्या होती है वो होती है 30, आप सब जानते होंगे। और दोस्तों जिंक का परमाणु भार होता है 64, जैसा कि दोस्तों आपको यहाँ पर बता भी रखा है। तो आपको इस प्रश्न में बताना है कि जिंक की त्रिज्या कितनी होती है, यानी कि जिंक की त्रिज्या लगभग कितनी होती है, ये आपको दोस्तों बताना है।
तो ए ऑप्शन है 1.2 FM, बी ऑप्शन है 2.4 FM, सी ऑप्शन है 4.8 FM और डी ऑप्शन है 3.6 FM। तो जल्दी से बताइए कि जिंक की त्रिज्या है वो FM में कितनी होती है। चलिए अब हम आगे देख लेते हैं 8वां प्रश्न। ये दोस्तों यदि आपने लॉजिक गेट, जो आपका सेमीकंडक्टर अर्धचालक चैप्टर है, उसमें लॉजिक गेट हैं, यदि आपको वो आते हैं अच्छी तरीके से तो आप 8वें प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। और साथ ही मेरे को लगता है 9वां प्रश्न भी उसी का ही है। चलिए 8वां प्रश्न देखते हैं। तर्क द्वार जिसमें निर्गत तभी एक होता है जब सभी निवेशी एक होते हैं। तो दोस्तों लॉजिक गेट है जैसे कि एंड गेट, और गेट, नैंड गेट, नॉर गेट। यदि दोस्तों आपको ये आते हैं तब आप निर्गत और निवेशी धारा के बारे में समझ सकते हैं और इनका आंसर भी दे सकते हैं। तो आप देख सकते हैं एंड गेट, और गेट, नैंड गेट और नॉर गेट। जल्दी से बताइए कि जब ये कंडीशन होती है तो कौन सा गेट होता है। आगे आप देखिए 9वां प्रश्न। चित्र में दिए गए परिपथ के लिए बलियन समीकरण कितनी होगी, यानी कि बलियन समीकरण क्या होगी। तो जैसे कि ए यहाँ पर क्या है, यहाँ पे धाराएं जा रही है, तो यहाँ पे वाई हमारे पास में क्या है, निकल रहा है। तो बताना है आपको दोस्तों कि यहाँ पर बुलियन समीकरण है वो क्या होने वाली है, ठीक है ना दोस्तों। तो इस प्रकार से हमारे पास में जो पहला प्रश्न था उसके 9 बहुविकल्पीय प्रश्न है वो कंप्लीट होते हैं। अब दोस्तों हमारे पास में दूसरा जो प्रश्न है वो आएगा जिसमें आपको रिक्त स्थान है वो भरने होंगे, यानी दोस्तों आपको ब्रैकेट है वो भरना होगा। तो देखिए दूसरे प्रश्न में आपको कहा भी गया है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो चलिए दूसरे के पहले वाक्य को पढ़ते हैं। इसमें आपको कहा है सी धारिता के कुल n संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो तुल्य धारिता का मान है वो कितना होगा। तो दोस्तों आप बता सकते हो आसानी से। उसी का कि दूसरा प्रश्न, पीएन संधि डायोड को अगर बायसित करने पर उसकी अवयव परत की मोटाई है उसमें कमी या वृद्धि होगी, ये आपको बताना है, ठीक है ना। कमी होगी या फिर वृद्धि होगी तो कितनी होगी वो दोस्तों आपको बतानी है, ठीक है। आगे देखिए तीसरा वाक्य। इसमें आपको कहा है एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में रखी लंबाई की लंबवत चालक छड़ को लंबवत वेग v से गतिशील करने पर सिरों के मध्य प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान है वो कितना होगा, ये दोस्तों आपको बताना है। तो इस प्रकार से हमारे पास में रिक्त स्थान वाले प्रश्न है वो रहने वाले हैं। आगे आप देखिए चौथा प्रश्न। किसी भी जेनर डायोड को वोल्टता नियंत्रण के लिए किस बायोस में जोड़ा जाता है, यानी कि फॉरवर्ड बायोस में जोड़ा जाता है या फिर रिवर्स बायोस में जोड़ा जाता है, ये आपको दोस्तों बताना है। दोस्तों तो अब आप आगे देखिए हमारे पास में जो तीसरा प्रश्न है वो आता है। इसमें दोस्तों आपको प्रश्नों के उत्तर हैं वो देने हैं, यानी कि दोस्तों अब आपको ना तो बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे और ना ही रिक्त स्थान वाले प्रश्न मिलेंगे। अब आपको दोस्तों प्रश्नों का उत्तर है वो लिखना होगा। दोस्तों तीसरे प्रश्न के अंदर आपको जो उत्तर है वो एक पंक्ति में लिखना है, ठीक है ना, एक लाइन में लिखना है। चलिए तीसरे का पहला प्रश्न देखते हैं। इसमें दोस्तों आपको बता रखा है कि एक कार्बन प्रतिरोध का मान है वो 62 × 10³ ओमेगा तथा 5% सहता है, ठीक है ना। इसका वर्ण कोड के नाम है आपको लिखने हैं, यानी कि 1, 2, 3, 4 जो पट्टियों के हिसाब से वर्ण कोड बनता है वो दोस्तों आपको बताना है, ठीक है ना। जो भी कलर्स होंगे उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर वर्ण कोड बता सकते हो। आगे आप देखिए दूसरा प्रश्न। एक आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत यदि गति करता है तो कण पर पथ कैसा होगा, यानी कि पथ आपको बताना है, उसका पथ है वो कैसा होने वाला है। दोस्तों तो अब आप आगे देखिए हमारे पास में अब इस पेपर का तीसरा जो प्रश्न है वो आता है। इसमें आपको कहा है कि हमारे पास में एक बंद लूप है और उसमें दोस्तों क्या है, विद्युत फ्लक्स है। यदि दोस्तों हम बंद लूप के अंदर जो विद्युत फ्लक्स है उसमें परिवर्तन कर देते हैं, ठीक है ना, तो क्या लूप में प्रेरित विद्युत धारा है वो प्रवाहित होगी। यदि दोस्तों प्रवाहित धारा नहीं होगी तो आपको कारण देना है, यानी कि दोस्तों धारा यदि प्रवाहित नहीं होती है विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन करने के बाद तो दोस्तों आपको कारण देना है कि ऐसा क्यों हुआ। आगे आप देखिए चौथा प्रश्न। इसमें दोस्तों आपको कहा है प्रकाश विद्युत प्रभाव को प्रेषित करने के लिए आपतित प्रकाश की आवृत्ति है वो किस आवृत्ति से अधिक होनी चाहिए। यानी कि दोस्तों मान लेते हैं कि आपके पास में धातु है, दोस्तों आपने यहाँ पर प्रकाश दिया, तो दोस्तों यहाँ पर कितनी प्रकाश की आवृत्ति दें कि इस धातु से इलेक्ट्रॉन निकलने लगे, वो दोस्तों आपको प्रकाश की आवृत्ति बतानी है, ठीक है ना। आप यहाँ पे आप मान बता सकते हैं उस प्रकाश की आवृत्ति का। तो अब हम आगे देख लेते हैं। हमारे पास में दोस्तों अब इस पेपर का 5वां प्रश्न है वो आता है। इसमें आपको कहा है कि समान ऊर्जा के प्रोटॉन व एल्फा कण की, यानी कि दोस्तों प्रोटॉन और एल्फा कण की जो ऊर्जा है वो समान है, तब दोस्तों दी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का जो अनुपात है वो क्या होगा, यानी कि दी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का जो रेशो है वो क्या होने वाला है,
यदि समान ऊर्जा के प्रोटॉन और समान ऊर्जा के अल्फा कण हैं। आगे आप देखिए छठा प्रश्न, इसमें आपको रेडियो एक्टिव क्षय की समीकरण दे रखी है, जैसे कि x से x1, फिर x2, फिर x3, फिर x4। तो x द्रव्यमान की संख्या 180 है, परमाणु क्रमांक 72 है। तो नाभिक x4 की द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक आपसे पूछा है तो आप आसानी से बता सकते हैं। आगे आप देखिए हमारे पास में 7वां प्रश्न है वो आता है। इसमें आपको प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा को परिभाषित है वो करना है, यानी कि पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी है उसकी आपको डेफिनेशन देनी है और साथ ही इसका सूत्र भी लिखना है, यानी जो भी इसका फॉर्मूला है वो दोस्तों आपको राइट करना है। दोस्तों तो अब आप आगे देखिए हमारे पास में जो 7वां प्रश्न है वो आता है। इसमें आपको कहा है चित्र में प्रदर्शित 2 नेंड गेट द्वारों से प्राप्त तर्क द्वार है वो कौन सा उपलब्ध होगा। यानी कि दोस्तों आपको चित्र दे रखा है, इसमें 2 नेंड गेट दे रखे हैं, ठीक है ना। तो इन 2 नेंड गेटों से कौन सा गेट है वो प्राप्त होगा ये दोस्तों आपको बताना है। साथ ही दोस्तों आपको ये भी बताना है कि उस प्राप्त तर्क द्वार की सत्यता सारणी है वो क्या होगी। यानी कि सत्यता सारणी जो बनती है ट्रूथ टेबल वो दोस्तों क्या बनेगी यहाँ पर जो चित्र है इसके अकॉर्डिंग। तो दोस्तों आप आसानी से बता सकते हो यदि आपने सेमीकंडक्टर लॉजिक गेट वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ रखा है तो। दोस्तों तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। हमारे पास में अब इस पेपर का जो खंड बी है वो आता है। दोस्तों इस खंड बी के अंदर जो चौथा क्वेश्चन है इसमें आपको कहा गया है कि 3 × 10⁻⁸ सेल्सियस तथा -2 × 10⁻⁸ सेल्सियस के 2 आवेश एक दूसरे से 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखे हैं। यानी कि दोस्तों 2 आवेश हैं हमारे पास में और दोस्तों दोनों आवेशों के मध्य जो दूरी है वो दोस्तों कितनी है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों 2 आवेश होने वाले हैं, दोनों के मध्य 15 सेंटीमीटर दूरी है। तो इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत विभव शून्य होगा। यानी कि दोस्तों आपको जो ये रेखा दे रखी है ना, तो इस रेखा के अंदर ऐसा कौन सा बिंदु है जहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो शून्य हो जाएगा। तो वो दोस्तों आपको बिंदु बताना है। मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास में इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल है वो शून्य हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल है वो शून्य हो जाता है, तो यहाँ पर वो यहाँ से कितना दूरी है ये आपको बताना है। मान लेते हैं कि 2 सेंटीमीटर दूर है, ठीक है ना। तो आपको बताना है कि कितना दूर है, वो तो आपको डिराइव करोगे खुद तब पता लगेगा ना। और दोस्तों यहाँ पे आपको कहा है अनंत पर विद्युत विभव है वो शून्य लीजिए। यानी कि जो अनंत दूरी होगी, मान लेते हैं इस आवेश से और इस आवेश से अनंत दूरी कितनी होगी, मान लेते हैं इन्फिनिटी कोई भी हो सकती है। तो दोस्तों वहाँ पर भी आपको विद्युत विभव है वो शून्य लेना है। दोस्तों तो अब आप चौथे प्रश्न के नीचे 5वां प्रश्न है वो देखिए। इसमें आपको कहा है कि 3 संधारित्र जिनकी धारिताएं C1, C2, C3 हैं। यानी कि दोस्तों आपको 3 संधारित्र दे रखे हैं और दोस्तों इनकी धारिताएं C1, C2, C3 दे रखी है। तो ये दोस्तों तीनों के तीनों संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, ये भी दोस्तों आपको बात याद रखनी है। तो अब आपको बताना ये है कि इनकी तुल्य धारिता है वो कितनी होगी। यानी कि दोस्तों आपको तीनों संधारित्रों की तुल्य धारिता बतानी है। दोस्तों तुल्य धारिता तब बताओगे ना जब आपको कुछ यहाँ पर संख्या में दिया होगा, जैसे कि 1, 2, 3 ऐसे आपको धारिता दे नहीं रखी है, आपको C1, C2, C3 दे रखी है। यानी कि दोस्तों हमारे पास में एक सूत्र भी उत्पन्न होगा, तो आपको दोस्तों उसका सूत्र भी उत्पन्न करना है बस। यानी कि आपको केवल सूत्र बताना है तुल्य धारिता का। दोस्तों बहुत ही आसान है, आप कर सकते हो, मैं जानता हूँ यदि आपने ये चैप्टर अच्छी तरीके से पढ़ रखा है। आगे आप देखिए छठा प्रश्न। इसमें आपको कहा है कि किरचॉफ के संधि नियम तथा लूप नियम का कथन है वो क्या होगा। यानी कि जो भी किरचॉफ का जंक्शन लॉ है और जो लूप लॉ है उसकी आपको व्याख्या करनी है। दोस्तों तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। हमारे पास में अब इस पेपर का जो 7वां प्रश्न है वो आता है। दोस्तों 7वें प्रश्न के अंदर जो आपको चित्र दिया गया है ना, यह है मीटर सेतु का। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि व्हीटस्टोन सेतु और मीटर सेतु इन दोनों की सहायता से हम अज्ञात प्रतिरोध वो ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको यहाँ पर अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करना है, जैसे कि आपको यहाँ पर R ओम दे रखा है ना, ये आपको ज्ञात करना है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर R ओम फाइंड करना है। चलिए प्रश्न को भी एक बार पढ़ लेते हैं। इसमें आपको कहा है नीचे दिए गए चित्र में गैल्वेनोमीटर है उसमें शून्य विक्षेप आ चुका है। यानी कि दोस्तों गैल्वेनोमीटर का जो शून्य विक्षेप है वो आ चुका है। तो अब मीटर सेतु की प्रायोगिक व्यवस्था है उसमें आपको अज्ञात प्रतिरोध R का मान है वो क्या होगा ये आपको बताना है। यानी कि R ओम है, इसको आपको फाइंड करना है। देखिए आपको दूसरा दे रखा है 55 ओम,
तो दोस्तों आपको यहाँ पर गैल्वेनोमीटर के अंदर शून्य विक्षेप मिल चुका है, यानी कि यहाँ पे जीरो डिफ्लेक्शन मिल चुका है आपको। तो दोस्तों आप आसानी से अननोन रेजिस्टेंस आर का मान है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। दोस्तों आपको ये तभी आएगा जब आपने मीटर सेतु को प्रैक्टिकल के द्वारा अच्छे से समझा होगा, क्योंकि दोस्तों प्रैक्टिकल बहुत ज़रूरी है। यदि आपने मीटर सेतु को प्रैक्टिकली नहीं समझा ना, तब आप इस प्रश्न का कर ही नहीं सकते कुछ। दोस्तों चलिए कोई बात नहीं, जो भी दोस्तों आपको आंसर आता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताते रहिए। तो अब हम आगे चलते हैं 8वें प्रश्न की तरफ। इसमें आपको कहा है कि किसी परिनिलिका के आंतरिक भाग में संचित चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा का सूत्र कितना है, ये वाला है। ठीक है ना, हमने प्राप्त किया है। यहाँ एल परिनिलिका का 100% गुणांक एवं आई परिनिलिका में प्रवाहित धारा कितनी होगी, ये दोस्तों आपको बताना है। ठीक है ना, आगे आप देखिए 9वां प्रश्न। तो दोस्तों आप 9वां प्रश्न तो फटाफट लिख लीजिए, क्योंकि मैं आपको बोल बोल के बताऊंगा तो आपका टाइम वेस्ट होगा ना, तो इसलिए आप फटाफट से लिख लीजिए, क्योंकि दोस्तों प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं पूरा विश्वास के साथ आपको कहता हूँ कि ये प्रश्न आपको बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेंगे। जो आपका पेपर है ना, उसमें यही क्वेश्चन आएंगे, तो इसलिए फटाफट से इनको अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। आगे आप देखिए 10वां प्रश्न। इसमें आपको कहा है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या में संबंध व्यवस्थापित कीजिए। यानी कि दोस्तों फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर, इनके मध्य जो रिलेशन होता है वो दोस्तों आपको स्टेब्लिश करना है। दोस्तों तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। हमारे पास में अब 10वें प्रश्न के नीचे 11वां जो प्रश्न है वो आता है। इसमें आपको कहा गया है कि किसी लेंस की शक्ति को परिभाषित कीजिए। यानी कि दोस्तों कोई भी लेंस हो, चाहे कॉनकेव हो चाहे कन्वेक्स हो, आपको दोस्तों लेंस की जो शक्ति है वो बतानी है कि क्या होती है। यानी कि दोस्तों पावर ऑफ लेंस की आपको डेफिनेशन देनी है, और साथ ही किसी लेंस की फोकस दूरी किन कारकों पर निर्भर करती है, ये भी दोस्तों आपको बताना है। तो दोस्तों आप आसानी से बता सकते हैं। आगे आप देखिए हमारे पास में जो 12वां प्रश्न है वो आता है। इसमें आपको कहा है कि दो पतले लेंसों की शक्तियाँ कितनी हैं, +5D तथा -3D है। तो परस्पर ये संपर्क में रखे हुए हैं, तो आपको बताना है कि संयोजन की फोकस दूरी कितनी होगी। यानी कि आपको संयोजन की फोकस दूरी है वो ज्ञात करनी है। दोस्तों तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। हमारे पास में अब इस पेपर का जो 13वां प्रश्न है वो आता है। इसमें आपको कह रखा है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन को परिभाषित कीजिए। यानी कि दोस्तों जो हमारे पास में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, इसकी आपको डेफिनेशन देनी है, और साथ ही दोस्तों आपको ये भी बताना है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की जो आवश्यक शर्तें हैं वो क्या होती है। यानी कि दोस्तों पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए जो आवश्यक शर्तें हैं वो भी दोस्तों आपको लिखनी है। तो इस प्रकार से हमारे पास में 1.5 नंबर का प्रश्न रहने वाला है। तो इस प्रकार से आप पढ़ते रहिए और फटाफट से कॉपी में इन प्रश्नों को नोट करते रहिए। दोस्तों तो चलिए अब हम इस पेपर का जो 14वां प्रश्न है उसे देखते हैं। दोस्तों 14वां प्रश्न आपको तभी आएगा जब आपने परमाणुओं का जो यहाँ पर रेडियो एक्टिव क्षय होता है उसे पढ़ रखा होगा, क्योंकि दोस्तों परमाणुओं का रेडियो एक्टिव क्षय रदरफोर्ड सोडी नियम के द्वारा होता है। और दोस्तों इस प्रश्न में आपसे रदरफोर्ड सोडी नियम में पूछ लिया गया है। तो देखिए 14वें प्रश्न में कहा है रदरफोर्ड सोडी नियम का उल्लेख कीजिए, और साथ ही रेडियो एक्टिव पदार्थ के लिए चर घातांकी 6 वक्र है वो बनाइए। यानी कि दोस्तों जो एक्सपोनेंशियल डिके कर्व होता है वो आपको ड्रॉ करना है फॉर ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, और साथ ही रदरफोर्ड सोडी लॉ है उसका दोस्तों आपको बताना है कि वो क्या होता है। तो इस प्रकार से 14वां प्रश्न रहेगा। ये दोस्तों काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे आप देखिए 15वां प्रश्न। इसमें आपको कहा है एक रेडियो एक्टिव समस्थानिकीय अर्धायु T वर्ष है। यानी कि हमारे पास में एक रेडियो एक्टिव परमाणु है, मान लेते हैं रेडियो एक्टिव समस्थानिक है, तो उसकी आपको अर्धायु दे दी T वर्ष। तो दोस्तों कितने समय बाद इसके सक्रिय नाभिकों की संख्या प्रारंभिक संख्या की 3.125% रह जाएगी। तो ये हमारे पास में न्यूमेरिकल प्रश्न है। दोस्तों आप इसे सॉल्व करके इसका जो करेक्ट आंसर है वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। दोस्तों तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। हमारे पास में अब इस पेपर का जो खंड स है वो आता है। दोस्तों इस खंड स के अंदर जो 16वां प्रश्न है, इसमें आपको कहा गया है कि एम्पियर के लूप नियम की सहायता से किसी धारावाही परिनालिका के कारण उसकी अक्ष पर उत्पन्न एक समान चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक है वो दोस्तों आपको प्राप्त करना है। यानी कि दोस्तों आपको जो व्यंजक फॉर्मूला है वो प्राप्त करना है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैंने जब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 12वीं में फिजिक्स का पेपर दिया था, तब दोस्तों एम्पियर का नियम
बायो सावर्ट का नियम और गाउस का नियम, ये तीनों के तीनों प्रश्न हैं वो पूछे जाते थे। और दोस्तों ये जो परंपरा है वो अब भी चल रही है। अब भी दोस्तों देख लीजिए ये एम्पियर का नियम आ चुका है। आगे इसके अथवा में देखिए आपको बायो सावर्ट का नियम भी मिलेगा। तो दोस्तों एम्पियर का नियम है वो आप लिखिए और आवश्यक चित्र बनाइए, ठीक है ना। दोस्तों 16वें प्रश्न के अथवा में देखिए आपको बायो सावर्ट नियम है वो मिल चुका है। मैंने आपको कहा था मिलेगा और मिल गया है। देखो आगे गाउस का नियम भी मिलेगा, देखना दोस्तों। बायो सावर्ट नियम की सहायता से धारावाही वृत्ताकार पाश की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक है वो दोस्तों आपको प्राप्त करना है और साथ ही आवश्यक चित्र बनाना है। ये दोस्तों हमारे पास में 1.5 नंबर के प्रश्न है और 16वां प्रश्न अथवा में है। ये भी दोस्तों आप बात याद रखिए। दोस्तों तो अब आप 16वें प्रश्न के नीचे 17वां प्रश्न देखिए। इसमें आपको लेंस मेकर का जो फॉर्मूला है वो दे रखा है। तो दोस्तों ये हमारे पास में लेंस मेकर का फॉर्मूला है। दोस्तों आपको इस प्रश्न में ये बताना है कि लेंस मेकर का फॉर्मूला बना कैसे। दोस्तों फॉर्मूला तो रेडीमेड तैयार है लेकिन बना कैसे ये दोस्तों आपको बताना है। तो देखिए इसमें कहा है लेंस मेकर सूत्र प्राप्त कीजिए और दोस्तों आवश्यक चित्र है वो भी आपको बनाना है। दोस्तों आप आसानी से बना सकते हैं। इसमें आपको 17वें के अथवा में एक और प्रश्न देखने को मिलेगा। देखिए 17वें का पहला, प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीयक इंद्रधनुष में अंतर है आपको स्पष्ट करना है, ठीक है। दूसरा प्रश्न देखिए, सरल सूक्ष्मदर्शी में कैसा लेंस प्रयुक्त करते हैं, यानी कि जो भी हमारे पास में सिंपल माइक्रोस्कोप है उसमें कौन सा लेंस लगाया जाता है, ये दोस्तों आपको बताना है। दोस्तों तो 17वें प्रश्न के आगे हमारे पास में अब 18वां प्रश्न है वो आता है। इसमें आपको बताना है कि डी ब्रोगली परिकल्पना है उसका उल्लेख कीजिए, यानी कि जो भी डी ब्रोगली हाइपोथेसिस थी उसको आपको बताना है कि वो क्या थी। और इसके प्रायोगिक सत्यापन के लिए डेविसन जर्मर ने जो प्रयोग किए थे वो भी संक्षेप में आपको बताने हैं, यानी कि उनका वर्णन भी आपको करना है। दोस्तों 18वें प्रश्न के अथवा में देखिए 18वें का पहला है, आइंस्टाइन की प्रकाश विद्युत समीकरण है वो प्राप्त कीजिए। यानी कि दोस्तों E बराबर mc² जो यहाँ पर आइंस्टाइन की प्रकाश विद्युत प्रभाव की समीकरण थी वो आपको प्राप्त करनी है। यानी कि बताना नहीं है कि ये फॉर्मूला होता है, ये सबको पता है, लेकिन ये फॉर्मूला बना कैसे ये आपको बताना है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर फोटोन के कोई 2 गुण लिखिए। तो आपको पता होगा कि फोटोन हमेशा पैकेट्स में आते हैं, इकट्ठे फोटोन्स कभी नहीं आते, छोटे छोटे टुकड़ों में आएंगे पैकेट्स में। और दोस्तों और भी कुछ यहाँ पे 2 गुण है वो लिखने हैं आपको, लिख सकते हैं आसानी से आप। दोस्तों तो चलिए अब हम आगे देख लेते हैं। हमारे पास में अब इस पेपर का जो खंड डी है वो आता है। दोस्तों इस खंड डी के अंदर जो 19वां प्रश्न है वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। दोस्तों मैंने आपको कहा था एम्पियर नियम, बायो सावर्ट नियम और गाउस का नियम, ये तीनों हर पेपर में मिलते हैं, चाहे कोई भी फिजिक्स का पेपर हो। दोस्तों गाउस का नियम आपके सामने है। तो इसमें आपको कहा है 19वें प्रश्न में, गाउस के नियम की सहायता से अनंत आकार की एक समान आवेशित अचालक परत के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए और आवश्यक चित्र भी बनाइए। तो दोस्तों आप आसानी से बता सकते हैं, यदि आपने गाउस नियम के जो भी प्रयोग हैं, यहाँ पर 5-6 प्रयोग हैं, उनके बारे में यदि आप डेरिवेशन कर सकते हो तो ये प्रश्न आपके लिए कुछ भी नहीं है, बिल्कुल हलवा है। दोस्तों तो आपको यहाँ पर 19वें प्रश्न के अथवा में भी एक और प्रश्न देखने को मिलेगा। इसमें आपको कहा गया है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण उसके निरक्षीय बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो व्यंजक है वो आपको प्राप्त करना है। और साथ ही दोस्तों आपको आवश्यक चित्र है वो भी बनाना है, ठीक है ना, आप आसानी से बना सकते हैं। दोस्तों आगे आपके पास में जो 20वां प्रश्न है वो आता है। इसमें आपको कहा है कि दिष्टकरण से क्या अभिप्राय है, आवश्यक चित्र बनाकर पूर्ण तरंग दिष्टकारी की कार्य विधि आपको समझानी है। और साथ ही निवेशी एवं निर्गत वोल्टता का तरंग रूप है वो भी दोस्तों आपको बनाना है। तो दोस्तों आप आसानी से कर सकते हैं ये वाला प्रश्न भी। दोस्तों यहाँ पर जो 20वें का अथवा वाला प्रश्न है वो भी देख लीजिए आप। यहाँ पे 20वें का पहला, पीएन संधि के निर्माण की प्रक्रिया को संक्षेप में समझाओ, ठीक है ना। जो भी यहाँ पर पीएन संधि के निर्माण की जो प्रक्रिया है ना वो आपको संक्षेप में समझानी है। आगे आप देखिए दूसरा प्रश्न, इस संधि को अगर बाइसित करने पर अवक्षय पर परत होने वाले प्रभाव को समझाइए। यानी कि दोस्तों जब आप P और यहाँ पर N, जैसे कि मैं लिख देता हूँ P और N, दोस्तों दोनों के मध्य क्या बनती है, एक परत बनती है, ठीक है ना। यहाँ पर परत बन गई तो परत पर होने वाले प्रभाव को समझाइए, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आपको समझाना है। तो ये हमारे पास में टोटल फिजिक्स का पेपर था। दोस्तों यदि आपको मेरे द्वारा बताए गए ये प्रश्न पसंद आए हों तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए
चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और साथ ही दोस्तों, यदि आपका कोई एक ऐसा फ्रेंड है जिसकी फिजिक्स थोड़ी वीक हो और दोस्तों वो चाहता हो कि मेरे फिजिक्स में अच्छे परसेंटेज आ जाएं, तो उसको भी ये वीडियो शेयर कर दो ताकि दोस्तों वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। दोस्तों, क्योंकि जब आप किसी की हेल्प करोगे तो भगवान भी आपकी ज़रूर हेल्प करेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में तो इतनी ही जानकारी थी। अब मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।